हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सप्लाई चेन नॉलेज। आज का टॉपिक है इन्वेंट्री एंड कॉस्ट। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, जिसमें मैंने डिफाइन इन्वेंट्री किया है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री किया है, इन्वेंट्री और मनी की इंपॉर्टेंस बताई है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेंट्री एंड कॉस्ट। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले तीनों चैप्टर्स पढ़ लीजिए, तो आप आगे ऑन गोइंग लेसन्स जो हमारे आएंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। चलिए इन्वेंट्री एंड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, इन्वेंट्री एज मनी, एज ही इन्वेंट्री भी एसोसिएटेड कॉस्ट हो जाती है। तो हमारा डिसीजन यही होता है कि कॉस्ट ऑफ हैविंग एन इन्वेंट्री वर्सेस द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग एन इन्वेंट्री, इन दोनों में हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग इन्वेंट्री हमारे पास लोग स्टॉक आउट कंडीशन में आ जाएंगे, जिसमें से हमारे कस्टमर सफ़र करेंगे, हमारा सर्विस लेवल नीचे जाएगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं, अगर हम ज़्यादा स्टोरेज करते हैं, तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट, हमारी अलग मिसलेनियस कॉस्ट, हमारा बहुत सारा इम्पैक्ट आता है जो हमें बेयर करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी कॉस्ट के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं बाय डाइविंग इन कोर्स। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, शॉर्टेज और स्टॉक आउट, ये हम लोग को डिसीजन लेना है कि हमें इन्वेंट्री रखनी है या नहीं रखनी है। बिकॉज द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग इनफ इन्वेंट्री विल बी यू नो ये ज़्यादा इफेक्ट करती है इरिस्पेक्टिव कि हमारे पास वो मटेरियल है या नहीं, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर को इम्पैक्ट करती है। और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कस्टमर कभी भी स्विच कर सकता है। और ये देखा गया है कि अगर आपने कोई भी ब्रांड वैल्यू ने अगर 3 बार फेल कर दिया हो किसी कस्टमर को उसका ऑर्डर फिल करने में, तो कस्टमर बिल्कुल भी ये रिलक्टेंट नहीं होता है और वो दूसरे सप्लायर पे स्विच कर जाता है, अपने कंसीडरिंग उसको भी अपना बिजनेस रिस्क देखना है इसकी वजह से। तो शॉर्टेज और स्टॉक आउट जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम लोग को बहुत ही इसको ध्यान से रखना चाहिए कि राइट प्रोडक्ट्स राइट इन्वेंट्री में रहे, जिससे हम इस कंडीशन में कभी भी ना आए। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी सबसे पहले आती है इसमें होल्डिंग कॉस्ट। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने इन्वेंट्री ऑलरेडी होल्ड कर ली है, उसमें कौन सी एसोसिएटेड कॉस्ट हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है होल्डिंग कॉस्ट। इसमें सबसे पहली कॉस्ट होती है जो कॉस्ट ऑफ द आइटम। ये कॉस्ट ऑफ द आइटम वो होती है जो हम लोगों ने कंपोनेंट प्रिक्योर कर रखा है फ्रॉम सप्लायर्स, और अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये हमारे पास स्टोर है, तो इसके लिए हम लोगों ये हमारे पास है, तो ये एक होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। स्टोरेज कॉस्ट जो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है, अलग अलग जो मिसलेनियस कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट में बहुत सारी होती हैं, वो हमारी रहती हैं। हैंडलिंग कॉस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट हो जाती है। अगर हमारी लोकेशंस डिफरेंट एरिया में, अगर हम ग्लोबली प्रेजेंट हैं, या हमारे वेयर हाउसेज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अगर अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर होती है होल्डिंग कॉस्ट के लिए। फिर ये टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट, जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जो हमारी इन्वेंट्री बहुत टाइम से पड़ी होती है, जिसका जो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन वो इन वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी है, उसके लिए हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत बार बाहर, जब हमारी ये कन्वर्ट नहीं हो रही होती है, हमारे फ्रेश कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए हमें प्रिक्योर करनी पड़ती है इन्वेंट्री, तो वो एड ऑन इन्वेंट्री हमारी इस इन्वेंट्री को बढ़ाती जाती है, और हमें बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो ये हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। और लास्ट जो होती है वो डैमेज, थेफ्ट एंड स्पॉइलेज। ये जो डैमेज इन्वेंट्री हो जाती है, बहुत टाइम से रखी होती है, जिसकी डिसअसेंबली हो जाती है। मान लीजिए कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, किसी और का ऑर्डर आ गया, उसको डिसअसेंबल करके उसको बना दिया, वो ऑब्सोलेट प्रोडक्ट हो गया, वो इन्वेंट्री एज इट इज़ पड़ी रही स्टॉक लेजर में, और पता नहीं रहा हम लोगों को कि ये कॉस्ट एसोसिएटेड है। थेफ्ट हो जाती है, बहुत सारी पुरानी इन्वेंट्री है जो अकाउंटिंग टर्म्स में नहीं आ पा रही है, जिसका साइकिल काउंट ढंग से नहीं हो रहा है, जो अनअकाउंटेड रह जाती है, उसकी थेफ्ट हो जाती है बहुत बार। स्पॉयलेज हो जाती है, पिल्फरेज हो जाती है। तो इस वजह से जो है उसकी प्रोडक्शन, और बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम लोग सप्लायर से लिया है, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी हुई है, तो उसकी एक्सपायरी कॉस्ट के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम कस्टमर को उसको डिले डिलीवरी करते हैं बहुत टाइम होल्ड करने के बाद, तो हमारी रेपुटेशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दीज होल्डिंग कॉस्ट। दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स हमारी परफॉर्मेंस को लेकर कस्टमर पे, और इसी के वजह से हमारे रिटर्न रिटर्न भी बहुत आते हैं, और हमारी कस्टमर पे जो हमारा इमेज बनी हुई है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सब। दूसरी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है कॉस्ट टू प्लेस और ऑर्डर विद ए सप्लायर। जो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर्स को, किस वॉल्यूम्स में कर रहे हैं, कम वॉल्यूम्स में कर रहे हैं, हम पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसकी बढ़ती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में पेपर वर्क,
ऑर्डरिंग टाइम, साइकिल टाइम, रिक्विजिशन टाइम, रिसोर्स जो इतने सारे लग रहे हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्लस हम लोग टाइप ऑफ ऑर्डर क्या कर रहे हैं, तो ये सब इसमें पेपर वर्क भी डिटेल में होता है। फिर चौथी आती है हिडन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जो हिडन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होती है वो होती है ऑब्सोलेंस, प्राइस डिक्रीज और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ऑब्सोलेंस हो जाएगी अगर हम लोग बहुत टाइम तक हमने उसकी स्टडी नहीं की है इन्वेंट्री की। मैं आगे डिटेल्स में आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। ऑब्सोलेंस के कंट्रोल के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो पुराने होते जा रहे हैं पार्ट, उनको हम लोग स्कीम्स में लेके आ जाएं, या उनको विद प्राइस चेंज हम लोग मार्केट में निकाल दें डिस्काउंटेड रेट्स में। ये ऑब्सोलेंस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक वेयरहाउस मैनेज करने के लिए भी। और ये अगर जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो ये इररेलेवेंट इन्वेंट्री है जो पड़ी रहती है, जिससे हमारे बहुत सारे ये लीन में इफ़ेक्ट जो पार्ट एक्सट्रैक्शन में भी बहुत टाइम लगाती है, इससे मिस्टेक्स भी होते हैं। और ये ज़बरदस्ती की कंट्रीब्यूटर एक बन जाती है हमारे जो टैक्स जो हम लोग इंश्योरेंस बेयर कर रहे हैं, जो हम लोग इनडायरेक्ट जो इसके लिए फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स भी करती हैं। तो इन ऑब्स्टेकल्स को ध्यान रखना चाहिए। और आजकल मार्केट में इतना डायनेमिक्स आ गई है कि हर एक दिन प्रोडक्ट नए चेंज हो रहे हैं विद नए वेरिएंट्स, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ आदमी स्विच कर जाता है। तो हमें ये ऑब्सोलेंस को बहुत ध्यान में रखना है। न्यू मॉडल के टर्म्स में भी, न्यू मॉडल मार्केट में आ गया तो ऑब्सोलेंस में चला जाएगा पुराना मॉडल। इसीलिए मैंने बोला था कि जो मेरा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में था उसमें हम लोगों को इनिशियल कंपोनेंट लेवल पे मटेरियल रखना चाहिए, जिससे हमारे पास अगर कभी ये न्यू मॉडल का इम्पैक्ट आता है या कोई वर्जन चेंज आता है तो वी आर इन दी पोजीशन टू चेंज द प्रोडक्ट। अगर हमने एफजी में उसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया तो वो इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्सोलेंट, या तो फिर हमें उसको डिसअसेंबली करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स वेस्ट जाएंगे, उससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। प्राइस डिक्रीज इंक्रीज मार्केट में होता रहता है। कॉम्पिटिटर्स हर एक टाइम इनोवेशंस में न्यू मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट में। सेल्स टीम से एकदम से आ जाता है कि भाई इस सेम स्पेक जो स्पेसिफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो ये वाला कॉम्पिटिटर इस प्राइस रेंज में भेज रहा है, तो हमें प्राइस डिक्रीज करना पड़ता है या प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो उस टर्म्स में भी वो प्रोडक्ट बहुत बार सेल नहीं होता, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री में रह जाता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं तो हमारे पास स्क्रैप ज़्यादा आ जाता है, कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आते हैं, डिसअसेंबलीज ज़्यादा होती हैं, हमें प्रीमियम फ्रेट देना पड़ता है उनको वापस भेजने के लिए कस्टमर पे, उनकी कस्टमर रिटर्न हैंडल करने पड़ते हैं, जिससे हमारी रिसोर्स वेस्टेज होती है और हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ये तीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मेजर तीन कंट्रीब्यूटर्स मैंने बताएंगे, एक तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट हो गई, दूसरी ऑर्डरिंग और तीसरी हिडन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एज एन इन्वेंट्री मैनेजर हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इन तीनों कॉस्ट को देखना चाहिए और इनको कंपेयर करना चाहिए हमारी स्टॉक आउट कंडीशंस के साथ। अगर हम लोग वर्सेस 1:2 ये नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमें ये भी पता लग जाएगा उसको कंपेयर करने से कि हमने कितनी राइट इन्वेंट्री होल्ड कर रखी है और कितनी ऑब्सोलेंस और कितनी हम लोगों ने एडवांस इन्वेंट्री, जिसको हम लोगों ने आर्बिट्रेज इन्वेंट्री बोला था, वो हमने होल्ड कर रखी है। इसीलिए ये हमारी कॉस्ट का चैप्टर था। अब हम आगे राइट इन्वेंट्री टू होल्ड इन चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारी इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ती है, उसके रीजंस क्या रहते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे हम जैसे जैसे होता जाएगा फिर हम फर्दर टूल्स में चलते चले जाएंगे इन्वेंट्री की, कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज करते हैं, फिर हम उसकी एनालाइज कैसे करते हैं, और फाइनली हम लोग डिसीजन से इसको क्लोज करेंगे जो फर्दर कमिंग चैप्टर्स हैं। तो ये हमारा कंटेंट था फॉर दी कॉस्ट। आप प्लीज़ राइट इन्वेंटरी टू होल्ड इन चैप्टर 5 में आप लोग उसको फॉलो करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जैसे मैं आपको इसको क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। जब तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तब तक एक बूस्ट नहीं मिलता है फॉर द फर्दर स्लाइड्स को बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।